सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपन दोस्तों आगे। अपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, आज है हमारा थर्ड पार्ट। आज थर्ड पार्ट के अंदर जो हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर चलते हैं अपन सेकंड पार्ट के चैप्टर के बारे में। ठीक है ना। तो सभी बने रहिए क्लास में, बढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र कौन से यंत्र होते हैं, किस प्रकार से काम आते हैं, क्या इनका रंग होता है और कौन सी आग बुझाने के लिए किस प्रकार काम आते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पहला आता है जलयुक्त। कौन सा आता है पहला? जलयुक्त। जलयुक्त जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। ठीक है ना। हमारा कौन सा? जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। जलयुक्त अग्निशामक वो यंत्र होते हैं जो वायु दाब के साथ जल को भरा जाता है। ठीक है ना। कौन से यंत्र होते हैं जो वायु दाब के साथ भरा जाता है? जब अपन गियर निकालते हैं तो ये क्या होता है, वायु दाब के साथ बाहर आते हैं एक बौछार के रूप में, जो आग को बुझाने के काम आते हैं। तो लिखेंगे वायु जल के साथ, जल को वायु दाब के साथ भरा जाता है। ठीक है ना। जल को वायु दाब के साथ भरा जाता है। ठीक है ना। जब गियर निकालते हैं तो बौछार वायु दाब के साथ बाहर निकलती हैं। ठीक है ना। गियर दबाते हैं तो जल की बौछार उत्पन्न होती हैं, जो श्रेणी ए की आग बुझाने के काम आते हैं, जो श्रेणी ए की बुझाने के काम आते हैं। ठीक है ना। जल को वायु दाब के साथ भरा जाता है, गियर दबाने पर जल की बौछार उत्पन्न होती हैं, जो श्रेणी ए की आग बुझाने के काम आती हैं। श्रेणी ए की आग आती है हमारी कपड़ा, जूट आपके, ठीक है ना, लकड़ी, इनसे लगी आग। नेक्स्ट चलते हैं, लिख देता हूं मैं, कपड़ा, लकड़ी, जूट, ईटीसी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा आता है हमारा फॉर्म टाइप। अग्निशामक यंत्र। फॉर्म टाइप अग्निशामक के वो यंत्र होते हैं जो जल की बौछारों के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। जिनके अंदर साबुन और खनिज तेल मिलाए जाते हैं, जो श्रेणी बी की आग बुझाने के लिए काम आते हैं। तो अपन लिखेंगे जल को वायु दाब के साथ और खनिज तेल साबुन को भरा जाता है।
देखो, जल को वायु दाब के साथ और खनिज तेल साबुन को भरा जाता है, ठीक है ना। जब गियर दबाते हैं, गियर दबाने पर झाग जल की बौछार के साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये दबाने पर झाग जल की बौछार के साथ उत्पन्न होते हैं। तो हमारी जो श्रेणी बी की आग बुझाने के लिए काम आते हैं। हमारी कौन सी आग बुझाने के लिए आते हैं? बी की आग। जैसे आपकी उसमें आपकी डीजल, पेट्रोल और इनसे लगी आग होती है, जैसे मिट्टी का तेल है, तो उसमें ये आग बुझाने का काम आता है, ठीक है ना। जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ईटीसी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा फोम टैप हो गया। अब आता है हमारा सूक्ष्म पाउडर। सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक यंत्र। ठीक है ना। तो सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक यंत्र, सूक्ष्म पाउडर वो आग बुझाने के लिए काम आते हैं जहां पर आपकी एलपीजी सिलेंडर आदि में लगी आग होती है, ठीक है ना। इसके अंदर से क्या निकलता है? वायु दाब के साथ सूक्ष्म चूर्ण निकलता है। क्या निकलता है? सूक्ष्म चूर्ण, ठीक है ना। जो क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। जो हमारी कौन सी आग में आता है? सिलेंडर से लगी या एलपीजी गैस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके बारे में। सूक्ष्म चूर्ण वायु दाब के साथ भरा जाता है, ठीक है ना। सूक्ष्म चूर्ण वायु दाब के साथ भरा जाता है, ठीक है। आगे लिखती हैं, गियर को दबाने पर वायु के साथ सूक्ष्म चूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन सी आग आती है इसमें? आपकी सिलेंडर आदि एलपीजी लगी आग, ठीक है। एक अगर सूक्ष्म चूर्ण वायु दाब के साथ भरा जाता है, गियर को दबाने पर वायु के साथ सूक्ष्म चूर्ण उत्पन्न होता है, जो सिलेंडर आदि एलपीजी से लगी आग बुझाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा CO2। क्या आता है? CO2। कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। देखो इनके रंग कोड भी आती हैं,
तो रंग कोड भी बता देता हूं तुम्हें, थोड़ा सा ध्यान नहीं रह पाया था मुझे। जो जल वाला होता है, जो कैसा होता है, रंग कैसा होता है इसका? रंग होता है इसका लाल, पूरा ही लाल होता है, ठीक है। जो हमारा फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र होता है, कौन सा हमारा फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र होता है, तो उसका रंग कैसा होता है? क्रीम कलर का, क्रीम कलर का, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा सूक्ष्म पाउडर। जो सूक्ष्म पाउडर का जो रंग होता है, जो रंग कैसा होता है आपका सूक्ष्म पाउडर का? नीला। कैसा होता है? रंग नीला, रंग नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमारे CO2 होता है, ये भी अग्निशामक यंत्र होता है जो आग को बुझाने के काम आता है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर तनु अमल, इसके अंदर BSF, सॉरी, इसके अंदर BSF ब्रोरो ब्रोरो फ्लोरो क्लोरो मेथेन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो लिखेंगे सभी BFC प्लस CO2 का मिश्रण बड़ा होता है, ठीक है ना। मिश्रण बड़ा होता है। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है अपना, बताएंगे आपको। दूसरा नाम नहीं है, कोई बात नहीं है, ये इसमें नहीं आता है वो CTC, ये CTC में आता है, सॉरी, ये किस में आता है? CTC में आता है। तो अपन इसको मिटा देंगे। इसके अंदर तनु अमल भरा होता है, कार्बन प्लस तनु अमल, तनु अमल भरा होता है, ठीक है। दोनों का मिश्रण होता है इसके अंदर। तनु अमल को कांच की बोतल में भर के उसके सिलेंडर के अंदर फिट किया जाता है। लिखेंगे तनु अमल को कांच की बोतल में भरकर ढक्कन से कस दिया जाता है, ठीक है ना। देखो हमारा जो CO2 हमारा तनु अमल है, जो क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर इसको कांच की बोतल के अंदर भर दिया जाता है, ठीक है। जब दोनों क्रिया करती हैं तो क्रिया किस प्रकार करती हैं? जब आपका जो तनु अमल भरा होता है, ये शीशी के कांच की शीशी की बोतल के अंदर भरा होता है, इसको उल्टा करने पर या फर्श पर गिराने पर जब इसका ढक्कन खुल जाता है तो वायु दाब के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण होकर क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो लिखेंगे अपन इसमें उल्टा करने पर या फर्श पर गिराने पर, उल्टा करने पर या फर्श पर गिराने पर तनु अमल की कांच, तनु अमल उल्टा करने पर या फर्श पर गिराने पर तनु अमल
तनुमल कांच की बोतल से बाहर आने पर वायु दाब के साथ बाहर उत्पन्न होता है। ठीक है ना। उल्टा करने पर या फर्श पर गिराने पर तनु अमल कांच की बोतल से बाहर आने पर वायु दाब के साथ भार उत्पन्न होता है CO2 गैस के साथ। CO2 गैस के साथ। ठीक है ना। जो इसका रंग होता है, जो रंग कैसा होता है आपका, रंग होता है जैसे आपका ये सिलेंडर बना है आपका, यहां पर जो पट्टी होती है, ये पट्टी आपकी, तो ये कैसे रंग की होती है आपकी? ब्लैक रंग की होती है जी। कैसे रंग की होती है? ब्लैक रंग की। और इस पे लिखा रहता है CO2। CO2। ठीक है ना। आपका इस प्रकार से होता है। इसके अंदर ये बड़ा हुआ सब ये होता है, एक भोपाल टाइप भी होता है। ठीक है ना। तो जितने भी हमारे अग्निशामक यंत्र हैं, इसी प्रकार से ये सिलेंडर होता है। बीच में लिखा होता है जलयुक्त, तो लिखा होगा वाटर यहां पर। ठीक है। उसका रंग कैसा होगा बताया मैंने, लाल, तो उसका लिखा होगा। दूसरा आता है फोम टाइप, उसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है? कौन बताएगा? हाँ बता भाई, खड़ो है के कैसा होता है? हाँ क्रीम कलर का। कैसा होता है? क्रीम कलर का। तो जो ऐसी पट्टी सी होगी उसके अंदर लिखा होता है साले कलर, पता पड़ता है कि हमें कौन सा सिलेंडर है जी। तो ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अब आता है CTC, ट्रेडा क्लोराइड। ट्रेडा डाई क्लोराइड, कार्बन डाई क्लोराइड, इसको बोलते हैं CC4। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? इसके अंदर BFC, इसके अंदर क्या होता है? BFC एक वो होता है आपका, BFC एक वो होता है आपका ब्रो क्लोरो डाई क्लोरोमेथेन, ये नामक एक पदार्थ होता है जो कार्बन के साथ मिलके भरा होता है। ठीक है ना। प्लस CCl4, इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। मिश्रण के साथ भरा होता है। ठीक है ना। ये क्या है कि अपना ये मिश्रण के साथ भरा होता है। और इसका दूसरा नाम आता है हमारा हेलोन। क्या बोलते हैं इसको? हेलोन। जो क्या करता है? आग को आगे बढ़ने से रोकता है। क्या करता है? आग को आगे बढ़ने से रोकता है। आग को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है ना। आग को आगे बढ़ने से रोकता है। ये क्या है कि आग के ऊपर एक परत सी चढ़ा देता है, परत की लेवर सी डाल देता है, जिससे कि आगे क्या होती है? ऑक्सीजन रुक जाती है। जो परत के अंदर जो आग लगी होती है, तो ऑक्सीजन रुकने के बाद वो आग बुझ जाती है। ठीक है ना। ध्यान रखना।
तो आग को आगे बढ़ने से रोकता है। आग के ऊपर परत सी जम जाती है। एक ऊष्मा की सी परत होती है, वो क्या जम जाती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन को खत्म करती है। ऑक्सीजन को खत्म करती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आती है हमारी रेत की बाल्टियां। रेत की बाल्टियां, रेत की बाल्टियां पढ़ेंगे अपन कार्यशाला में बाहर या अंदर, बाहर कार्यशाला में बाहर या अंदर सूखे रेत से भरी सूखे रेत से भरी बाल्टियां, सूखे रेत से भरी बाल्टियां रखी होती है, रखी रहती हैं। रखी रहती हैं। ठीक है ना। इनका रंग कैसा होता है और बाल्टियों पे क्या लिखा होता है? रंग लाल होता है पूरी बाल्टियों पर। मतलब जो बाल्टी पूरी होगी ना, इस पे ऐसा नहीं है कि आधी बाल्टी हो आपकी, पूरी बाल्टी पे आपका कैसा रंग होगा? लाल रंग होगा। और उस पे क्या लिखा होगा? आग लिखा होगा। आग लिखा होता है। ठीक है। ये हमारे अग्निशामक यंत्र खत्म हुए। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो कृत्रिम श्वास प्रक्रिया होती हैं वो किस प्रकार होती हैं, कैसे की जाती हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। देखो, आपको कृत्रिम श्वास प्रक्रिया से पहले एक पीपीटी किट के बारे में बताना चाहूंगा, जो बहुत मेन चीज है। तो पीपीटी किट क्या होती है? आपकी पर्सनल, आपकी प्रोडक्ट इक्विपमेंट होती है, जो हमारी बॉडी के लिए पूरे सेव करती है। किसी कार्यालय में हम काम करते हैं, उस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती है। हमें अपने हाथ पैर और सारी चीजों की सुरक्षा रखनी है। ठीक है ना। देखो, जितने ही बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं जहां से 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है आपको। अगर आप कोई भी चीज को समझेंगे ना, तो आने वाले सब्जेक्ट, वो आने वाले एग्जाम में आपकी में इससे कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी। मैंने इस तरह से तैयार किया है, शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं अपन। तो ध्यान रखना है सभी को, है ना। तो अपन उन चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो पीवीटी किट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे पहले, किस तरह होती है, किस तरह सुरक्षा होती है हमारी। ठीक है। तो देखो, हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इसको हिंदी बोलती है, इंग्लिश में बोलती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों को, उपकरण की विशाल श्रृंखला को सम्मिलित किया जाता है, जैसे सुरक्षात्मक बूट, सेफ्टी बूट, एयर प्रोडक्ट्स, ग्लव्स आदि को, जिस कार्य करते समय सामान्य तथा विशिष्ट दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान रखना है इसका प्रश्न क्या होता है, मतलब
ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे जो पीपीटी किट के अंदर जो पहने जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, सेफ्टी सुरक्षा जी पीपीटी किट जो होती है आपकी, ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होता है, आपका चश्मा होता है, ठीक है, शूज होते हैं, आपकी ड्रेस होती है, आपकी ईयरबड्स होती हैं, तुम्हारे एयर कान के लगाने वाले होते हैं सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसी में आगे। ये हमारी सिर की सुरक्षा। सिर की सुरक्षा के प्रकार पर निर्भर करती है, जिसके अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक एलिमेंट का चयन किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारी सिर की सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं अपन, हेलमेट का यूज करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आपके दिख रहे होंगे आपको। देखो बेल्ट वाले हेलमेट तो होता है, देखो हेलमेट में आंख कान की सुरक्षा के लिए सावधान उपलब्ध होती है, सावधान उपलब्ध होती है, जिसमें कैंप को आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट है हमारा आंखों की सुरक्षा। आंखों की सुरक्षा के लिए आंखों को रासायनिक पदार्थ, धूल, गैस, बेल्डिंग, आर्क और आयनीय विकिरण तथा लेजर विकिरणों याद से सुरक्षा करना आवश्यक होता है, ठीक है। आंख हमारी बहुत इंपोर्टेंट, इनकी सुरक्षा करना बहुत इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे। देखो श्वसन की सुरक्षा, जो हमारी श्वसन की सुरक्षा होती है, अपने एक मास्क होता है, उसको लगा के नाक के ऊपर तो ये हवा लेने वाले होते हैं, छोड़ने वाले होते हैं, लेने वाले होते हैं, ठीक है ना। धूल, धुआं इत्यादि मात्रा में मिट्टी वाले स्थानों पर कार्य करने वाले मजदूरों के लिए श्वसन सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धूल मिट्टी होती तो अपन क्या कहते हैं, वहां पर नहीं ये कवच होगा तो क्या होगा, सीधी अंदर जाएगी तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कान की सुरक्षा। कान की सुरक्षा के लिए ध्वनि की मात्रा में 90 जीबी से अधिक होती है, तो उन कानों के अंदर जो अपने लगे होती हैं सारे इक्विपमेंट, इनको हम यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, इसके अंदर मेन चीज है 90, जो 90 जीबी होता है ना, इससे अधिक हो जाती है आवाज तो हमारे कान के पर्दे में दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी शोर वाली काम को काम कर रहे हैं तो जहां आवाज हो रही थी, अपने कान की सुरक्षा जरूर करनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं चेहरे की सुरक्षा। फेस शील्ड द्वारा आंखों तथा चेहरे को सुरक्षित प्राप्त होती है, इन्हें प्रयोग में लेने से पहले साफ कर लेना चाहिए, ठीक है ना। इससे आंखों की सुरक्षा होती है और किसकी होती है, आपकी चेहरे की सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा होती है, ठीक है। कोई भी काम करते हैं आप, ठीक है ना। त्वचा की सुरक्षा, मतलब त्वचा की सुरक्षा के लिए क्रीम बना दी आपकी, आपको काम करते समय इसकी क्रीम का यूज करना है, ठीक है। वैसे पढ़ लेना क्या नाम है इसका, पूरा चीज है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन हाथ और भुजाओं की सुरक्षा। जो हाथों भुजाओं की सुरक्षा होती है, कोई आप काम करते हैं, किसी ग्राइंडर से काम करते हैं, तो हमारे भुजाओं की और हाथों की सुरक्षा करने के लिए विद्युत का काम करते हैं तो ग्लव्स का यूज करते हैं। तो जो हमारे क्या है, हाथों की सुरक्षा रहती है, कोई भी काम कर रहे हैं अपन हाथों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखो पैरों की सुरक्षा। पैरों की सुरक्षा के लिए आपके सेफ्टी शूज होने चाहिए, ठीक है ना, बढ़िया मजबूत शूज होने चाहिए। जिस काम के लिए आप जो काम करें उस काम के पहले जानकारी करें कौन से शूज हमें यूज करने चाहिए, वो सारी चीजें की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे विद्युत वाले कौन से शूज होते हैं, अगर कहीं आप काम करें तो वहां पर कौन सा शूज यूज होता है, तो सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। जी हमारी सारी पीवीटी किट है जो पहन के तैयार होती हैं, ठीक है ना। जी आपकी ड्रेस कोड होगी जितनी हमारी, ठीक है ना। कौन सा काम कर रहे हैं आपका, जी आपके कान की सुरक्षा के लिए हो गया, ठीक है ना। जी आपकी उनके लिए हो गया, मुंह के लिए, ठीक है ना। जी आपके हेड के लिए हो गया, जी आपके लिए आंखों के लिए हो गया, जी ठीक है ना। आपके ग्लव्स हो गए आपके, ठीक है ना। जी क्या हो गया, आपके ग्लव्स हो गए, हाथ दो जैकेट होगी, सॉरी पहनी बॉडी वाली, सॉरी जो जैकेट होगी आपकी पहने, किस कौन सा काम कर रहे हैं, हर चीज का संकेत होता है, ठीक है ना। जी आपका चेहरे का हो गया, ठीक है ना। और जी आपके जूते हो गए आपके पैर के, ठीक है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कहीं भी कारखाना फैक्ट्री वगैरह होती हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग भी होता है। सारी सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार से काम करना है और किस प्रकार से सेफ्टी करनी है अपनी, कौन सी हमारा सेफ्टी टूल है जो आपको उनको सुरक्षा रखना है और सुरक्षा से पहनना है और काम भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, अब जहां से आगे आता है हमारा कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। हमारी कृत्रिम श्वास प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, तो इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, 4 प्रकार की होती है, ध्यान रखना है सभी को, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है, देखो पहली आती है सिल्वेस्टर विधि। हमारी पहली कौन सी आती है, सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, देखो व्यक्ति जब
उसको झटका लग जाए तो क्या करते हैं अपन, ये कहां पर प्रयोग होती है, अगर उसके सीने की ओर छाले पड़े हों तो, कहां पर, सीने की ओर छाले पड़े हों तो कहां पर यूज होती है ये, सीने की ओर छाले पड़े हों। सीने की ओर छाले पड़े हों तो कौन सी विधि का यूज करेंगे, सिल्वेस्टर विधि का यूज करेंगे। सिल्वेस्टर विधि का यूज, उपयोग करेंगे। ठीक है ना। तो हमारी पहली विधि क्या है कि हाथ को व्यक्ति के सीधे दोनों हाथों से पकड़ रहे सकें, सीधे सीने की तरफ लाएं, ऐसे सीने की तरफ ला गए। अपन क्या करते हैं जी, हमारी क्या है, सिल्वेस्टर की प्रथम विधि है। तो अपन क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट विधि, दो विधि है आपकी, इसमें दो प्रकार से दर्शाया गया है। प्रथम विधि तो ऐसे दर्शाई गई है, इसके हाथों को सीधे लाएं और ऐसे रखें, ठीक है ना। फिर क्या करें अपन, इन हाथों को, दूसरी विधि आती है हमारी इसमें, इन हाथों को सीधा करें, ठीक है। क्या करते हैं, इन हाथों को सीधा करें और बंपिंग करें, उसको चेस्ट को दबाएं जब तक उसके अंदर की हवा बाहर नहीं चली जाए, बाहर की हवा अंदर नहीं आ जाए। तो ये कितनी, एक मिनट में कितनी बार करनी है, 12 से 15 बार। एक मिनट में, एक मिनट में 12 से 15 बार, 12 से 15 बार करनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है हमारी सेपर विधि, दूसरी हमारी सेपर विधि। हमारी आती है सेपर विधि। देखो पहले क्या पढ़ रहे थे, सीने की ओर छाले पड़ रहे थे। अब जो सेपर विधि होती है वो क्या है, पीठ की ओर छाले पड़ना। क्यों होती है, पीठ की ओर छाले पड़ना, पीठ की ओर की ओर पीठ की ओर छाले पड़ना। पीठ की ओर छाले पड़ना, ठीक है ना। तो पीठ की ओर छाले पड़ते हैं तो हमें क्या करना है, व्यक्ति के मुंह और नाक को खोले रखना है, ठीक है। नाक को खोले रखना है। रोक खोलने के बाद क्या करें, अंगूठे के साथ साथ उंगलियों को क्रिया करें। यहां पर कहां पर क्रिया करनी चाहिए, छोटी उंगलियों के साथ छोटी पसली पर क्रिया करें। जो पसलियां होती हैं आपकी इस तरह, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। जैसे कि बंपिंग होगी तो हवा का आदान प्रदान होगा। ये जब तक करना चाहिए, जब तक करना चाहिए कि जब उसकी सांस अंदर से बाहर ना जाए और बाहर की सांस अंदर नहीं आए, ठीक है ना। दूसरी विधि में इसी प्रकार शरीर का भार हाथ की हथेली पर रखें। अपने शरीर का भार है ना हाथ पर, हथेली पर आना चाहिए, ठीक है ना। और क्या करना, कोहनी को सीधे कर भुजा धरती के लंबवत करें। सीधी करते हैं भुजा को इस तरह और ऐसे बंपिंग करें। तो एक मिनट में कितनी बार करना चाहिए, एक मिनट में 12 से 15 बार, ठीक है ना। कितने करना चाहिए, 12 से 15 बार। अब हमारी नेक्स्ट आती है मुंह से मुंह विधि में हवा भरना। मुंह से मुंह, मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह विधि। देखो मुंह से मुंह विधि आती है कि आदमी को
अपन क्या करते हैं, सीधा लेटाते हैं और पीठ के भर, यहां पीठ के भर तकिया लगा देते, जिसका जो चेहरा है ना थोड़ा सा लटका हो जाए। क्या हो जाए, चेहरा उसका थोड़ा सा लटका हो जाए, ठीक है ना। ठीक है ना, ये इसका चेहरा है, तो समान स्थिति में ऐसी है। यहां तकिया लगा दोगे इसके नीचे, ये तकिया लगा दी आपकी, तो कैसा हो जाएगा इसका चेहरा, ऐसे लटका हो जाएगा इसका नीचे, नीचे लटका हो जाएगा, जो कोने से ऊपर निकल जाएगी इसकी, है ना। तो दूसरी विधि आती है कि मुंह से मुंह लगा के इसकी कोनी पे हाथ रख के मुंह से मुंह हवा देना, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आती है हमारी दूसरी। नेक्स्ट आता है हमारा कृत्रिम श्वास यंत्र। कृत्रिम श्वास यंत्र। कृत्रिम श्वास यंत्र क्या होता है, देखो हमारा कृत्रिम श्वास यंत्र रबड़ का बॉल होता है, ठीक है। यहां से आवाज का प्रदान होता है, यहां से क्या हो रहा है, आवाज आ रही है। ये क्या है, हमारा पूरा रबड़ का क्या है, एक बॉल है रबड़ का, जो अपन रबड़ से क्या करते हैं, इसको पेश करते हैं, अपन दबाते हैं, और दबाने के बाद उसके बाद जो आवाज आती है वो कहां जाती है, वायु फिल्टर या वायु इनलेट डेस्क तक। जो फिल्टर में यहां पर जाएगी, फिल्टर से कहां जाएगी, आपकी इनलेट जाएगी, आउटलेट जाएगी। जब व्यक्ति के मुंह पर लगाए रबड़ का जो मास्क है, लगा हुआ है रबड़ का मास्क, ठीक है ना, लगा होता है, तो आवाज देने पर ये आवाज देने पर इन भी होती है और क्या आउट भी होती है, ठीक है। और ये निकलने की आवाज जो बाहर की है ये है वायु आइलेट्स, ठीक है। तो कम से कम 1 मिनट में कितनी बार करना चाहिए, ये पूछा जाता है। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया 1 मिनट में कितनी बार करनी चाहिए, तो हम लिखेंगे यहां पर 1 मिनट में 15 से 20 बार करनी चाहिए। 15 से 20 बार ऑपरेट करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी कृत्रिम श्वास प्रक्रिया थी, 4 प्रकार की, वो खत्म हो गई। एक चीज जो आती है, हमारे 5S क्रमबद्ध वाले नियम आते हैं, जो कौन से होते हैं, 5S वाले, तो उनको मैं बता देता हूं आपको। दे आ रहे हमारे 1 2 3 4 5। पहला आता है स्टोनिंग आउट, सिस्टम एग्रीमेंट, साइन क्लीनेंस, ठीक है ना, स्ट्रोग्रीनेंस और सेल्फ डिसिप्लिन। तो सारी चीज पूछ जाती हैं। किस तरह पूछ जाती हैं, मैं एक प्रश्न लिख के बताता हूं आपको। जैसे पूछ लेता है आपको कि सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। सुरक्षा कार्यक्रमों के अंदर, सुरक्षा कार्यक्रमों के अंदर कौन सा क्रमबद्ध चरण आता है। कौन सा आता है हमारा, तो चौथा आता है हमारा, ठीक है ना। कौन सा आता है, चौथा। इस तरह से आपके क्या करते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जी हमें क्या है, ध्यान रखना है हमें। सॉरी 5वीं आती है सुरक्षा के लिए, क्या ये सभी आते हैं इसमें, क्या ये सभी आते हैं, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम।